जी, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुज़रा होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक बड़ा अहम होने वाला है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको याद होगा बजट 2025-26 की अनाउंसमेंट के टाइम पे नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। फाइलर्स के रेट को एडजस्ट किया गया, नॉन फाइलर का जिक्र ही कहीं नहीं किया गया। तो उस टाइम पे लोगों के अंदर एक ये चीज़ थी कि गाड़ी और जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं और इसके अलावा अगर किसी ने घर लेना है तो वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मोर देन 50% से ऊपर लोग जो हैं वो नॉन फाइलर हैं इस टाइम पे। तो नॉन फाइलर्स के लिए एक गवर्नमेंट जो थी वो शिकंजा सख्त करने जा रही थी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अपने आईआरएस के पोर्टल 2.0 के अंदर तब्दीली की है और तब्दीली के अंदर उन्होंने एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का एक इजाफा किया। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है ये आपको हमारी स्क्रीन के साथ नज़र भी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप आईआरएस के पोर्टल में जा रहे हैं और आईआरएस के पोर्टल में जाते हुए आपको जो सामने इंटरफेस नज़र आएगा उस इंटरफेस को आप देखते हुए किस तरीके से अपनी इस पर रहनुमाई करके खुद सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बता देंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ जो एलिजिबिलिटी है वो आपने हासिल कैसे करना है। सबसे पहले हम इस पर ये बात कर लें कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया किन लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं वो इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए स्टेट एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर दो पे वो लोग हैं जिन लोगों ने पिछले 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है। नंबर 3 पे वो लोग जो अपने रिटर्न मुतवातर जमा कराते रहे हैं और उनका नाम एक्टिव टैक्स लिस्ट में भी है। नंबर 3, उनके ऊपर कोई नोटिस या एफबीआर की तरफ से कोई किसी किस्म की लायबिलिटी, यानी कि अगर आप कहें कि एफबीआर ने आपको कोई नोटिस किया और 138 के ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया और आपने को 5 लाख, 10 लाख या 1 लाख कोई भी अमाउंट है जो एफबीआर ने आपसे देनी है, अगर वो अमाउंट ड्यू है और अभी आपने जमा नहीं करवाई है तो एफबीआर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उस वक्त तक नहीं देगा जब तक वो अमाउंट आप उनको एफबीआर वालों को जमा नहीं करवा देंगे। ये हो गया जिक्र कि सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी कैसे मिलेगा, किसको मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता, और इनमें से अगर कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होगी तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगली बात, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के को आपको इस्तेमाल कहाँ करना है और कौन बंदे आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी को गाड़ी लेने जाएंगे, इंडस मोटर वालों से, होंडा सिटी वालों के पास जाएंगे, होंडा कंपनी के पास, सुजुकी के पास जाएंगे और गाड़ी नई परचेज करने जा रहे हैं तो आपसे पहले पूछेंगे कि आप गाड़ी लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी चाहिए। सेम वैसे ही जैसे कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करवाते हुए आपसे 7E का सर्टिफिकेट मांगा जाता था उस टाइम के ऊपर। तो हमने आपको सिर्फ इस पर ये गाइड करना है कि जब भी आप गाड़ी लेने जा रहे होंगे या आप घर परचेज करने लगेंगे तो आप आइदर फाइलर हैं या आपने रिटर्न फाइल नहीं की हुई है, तो पहले अपने आप को आप फाइलर करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने आप को पिछले 2 साल तक फाइलर रखेंगे, फिर उसके बाद आपने एफबीआर को पैसे भी नहीं देने होंगे, कोई नोटिस या कोई प्रोसीडिंग आपके खिलाफ नहीं होगी और आप फिर निकालेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी और फिर आप गाड़ी और घर लेने के लिए जाएंगे। ये एक सख्ती इस कानून में तरमीम की गई है एफबीआर के अंदर। ये इस बजट के अंदर भी बोला गया था, कहा गया था कि जनाब हम इस पे नॉन फाइलर को डिस्करेज करेंगे और फाइलर को हम कहेंगे कि वो अपनी जो ट्रांजेक्शन है उस टाइम कर सकते हैं जब वो एक चीज़ करेगा एलिजिबल है। अभी इस पे 2 कैटेगरीज शामिल की गई, सिर्फ गाड़ी की परचेज करने के लिए और घर परचेज करने के लिए। तो घर परचेज मिसाल के तौर पे आप डीएचए में घर लेने जा रहे हैं 4 करोड़ का, तो पहले हम अपने कंसल्टेंट से पूछते थे कि सर जी ये 4 करोड़ का घर हमने लेना है डीएचए के अंदर, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि नहीं है। तो हम कैश का पूछते थे कि भाई कैश मेरी बुक्स में इतना पड़ा हुआ है या बैंक में पैसे हैं कि मैं इस घर को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। लेकिन अब आप उससे पूछेंगे कि भाई मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी निकाल दो ताकि मैं ये ट्रांजैक्शन खास कर दूँ प्रॉपर्टी की और इस गाड़ी को परचेज करने की, तो ये सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे काम आएगा। अच्छा, अब आखिरी बात, अगर एक बंदा जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं हासिल कर सका और उसने किसी वे से भी घर ले लिया या गाड़ी ले ली, इसके 2 सिनेरियो है। या तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं था और आपने किसी वे से कोई घर परचेज कर लिया या गाड़ी परचेज कर ली, नंबर 1। नंबर 2, आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी था और आपने घर और गाड़ी परचेज की
ये 2 चीज़ें। तो पहले केस में जब आपके पास नहीं था सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपने गाड़ी ले ली, तो आपकी उस ट्रांज़ैक्शन को वो लीगल नहीं करेगा किसी वे से भी। उसको बेनामी में डाल सकता है। वो ये कह सकता है कि जी जो ट्रांज़ैक्शन आपने की है, मैं इस एसेट को आपके एसेट्स में या आपके उसमें शुमार नहीं करता, और 111 के सेक्शन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। तो ये 2-3 कैटेगरीज़ जो है स्टार्ट हो जाएंगी। आपको नोटिस आएंगे कि जी आपने ये घर कहाँ से लिया, कैसे लिया, आप तो एलिजिबल नहीं थे इस एसेट को, इस गाड़ी को, इस प्रॉपर्टी को लेने के। तो उस टाइम पे हमें ये एक मसला आएगा। सेकंड थिंग, ये आपने सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिया और आपने गाड़ी ले ली या घर ले लिया, और उसके बाद आप स्टिल क्राइटेरिया मीट नहीं किया, तो उस टाइम पे भी आपको नोटिस निकल सकता है। तो आने वाले दिनों में जब भी आप अभी सीजन जब सेशन स्टार्ट हो रहा होगा जुलाई 2025 से, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बगैर कंपनीज आपको गाड़ियां नहीं लेने देंगी। कंपनीज आपको खासकर जहाँ पे आप ट्रांसफर करवाने जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, आइदर आप परचेजर है या सेलर है, दोनों केस में, तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आएगा। बस मैं सेलर का नाम इसे साथ दिया कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी की परचेजर सेलर दोनों के होने से होनी है। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे निकल भी रहे होंगे तो अकाउंट पैसे जा भी रहे होंगे। तो अगर एक बंदे की ट्रांजैक्शन वैलिड है तो दूसरे की ट्रांजैक्शन मॉनिटर किया जा रहा होगा। तो लिहाजा अपने आप को फाइलर रखें, अपने रिटर्न्स को टाइमली सबमिट करें, और खासकर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जितने आपके एसेट्स हैं, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, वो डिस्क्लोज होनी ज़रूरी है। क्योंकि एफपीआर ने, पहले तो मैं आपको बताऊँ, पहले हम एफपीआर हमारे पीछे आता था या किस टैक्स पेयर के पीछे आता था कि उसने भाई कोई ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन जो है वो सही प्रॉपर लीगल वे से नहीं है। अब एफबीआर ने टैक्स को इनहेंस करने के साथ साथ उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। आपको पता होगा कि अभी सेक्शन 37 के तहत आके एफबीआर हमसे साफ साफ ये कह रहे हैं कि जी आप यूँ करें कि हम अगर किसी बंदे को नॉन कंप्लाइंस में, या किसी बंदे ने कोई टैक्स फ्रॉड किया है, या किसी और तरीके से वो बंदा जो है सही तरीके से एफबीआर के ऑर्बिट में नहीं बैठता है लॉ के अंदर, तो उसको अरेस्ट करने के वारंट की तरफ भी जा रही है। तो डे बाय डे कानून सख्त हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करते रहना और देखते रहना है, और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले हर आने वाली वीडियो के साथ हम आपको बताते रहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से टैक्स के जो नया अभी बजट 2025-26 की इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, तो आपके इंडिविजुअल के ऊपर किस तरीके से उसके असरात होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बायना टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होते हैं।